हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। अभी हम लोग दिसंबर माह के एक एक दिन के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं और इसमें भी जैसे मैंने नवंबर माह का दिया हुआ था, इसमें नेशनल न्यूज़ अलग रहेगा, इंटरनेशनल न्यूज़ अलग रहेगा, स्पोर्ट वाले सेगमेंट अलग है, साइंस टेक अलग है और साथ ही पुरस्कार और व्यक्ति विशेष ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पुरस्कार और व्यक्ति विशेष को लेके एक चीज क्लियर कर दूं कि 15 दिसंबर तक का जितना डेटा था, जितना करंट अफेयर था, उसको मैं पहले ही करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं आप लोग जाके उसको जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं दिसंबर माह के यूपी स्पेशल में कौन कौन से हमारे पास करंट अफेयर है। देश का पहला एआई शहर कहां पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को एनसीआर की तरह विकसित करने के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है? तो वो दो शहर हैं वाराणसी और प्रयागराज। देखिए एनसीआर की तरह वाराणसी और प्रयागराज को भी विकसित करने के किया जा रहा है। उसी प्रकार से एनसीआर की तर्ज पर एससीआर जो है लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर विकसित किया जा रहा है। अगर आपको पता है कि एससीआर में कितने जिले शामिल हैं तो आप लोग जिलों के नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। यह आपके रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर है लखनऊ। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। होता क्या है, कभी कभी उद्घाटन किसने किया सम्मेलन का, ये सब भी चीजें पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के किस गांव में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है उमराहा। ये गांव का नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर बहुत ही आसान प्रश्न देना होगा तो सीधे पूछ लेगा कि किस जिले में किया गया, तो जिला वाराणसी है और गांव क्या है? उमराहा गांव है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग खेल पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, तो ये इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किस जिले में किया गया? गोरखपुर में किया गया। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा मिर्जापुर। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। किस राज्य ने 60 साल की से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा सुविधा प्रारंभ किया है? तो उसका भी आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सी कंपनी नई एफडीआई नीति के तहत मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी है जो 75% फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी के लिए पात्र बनी है? तो उस कंपनी का नाम है फूजी सिल्वर टेक। ये कंपनी का नाम है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि जहां पे पहला, प्रथम ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कुष्ठ रोग से मुक्त करने के प्रयासों में किस राज्य ने कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया है? तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। 15 जनवरी 2024 को सेना दिवस पर कौन सा शहर पहली बार भव्य आर्मी परेड की मेजबानी किया? तो इसका आंसर है लखनऊ। और वायुसेना परेड की जो है मेजबानी किसने किया था? प्रयागराज ने किया था 8 अक्टूबर को। यह आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है आपका आईआईटी कानपुर। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जामिनर यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो भारतीय नौसेना के स्थान पे भारतीय वायुसेना भी दे सकता है, ठीक है? तो इन सब चीजों पे थोड़े थोड़े जो चीज होते हैं, थल सेना भी दे सकता है, उसको आप लोग गौर करिएगा, ठीक है? तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हूं तो इसलिए जो है हो सकता हो कि बीच बीच में आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम करे, तो उसके लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा राष्ट्रीय समसामयिकी। यहाँ पे पहला पॉइंट है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है ये वेलकम टू पैराडाइज, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग आइडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन और रोहित लांबा। देखिए रघुराम राजन से कई बार एग्जाम में जो है जो पुस्तकें संबंधित है वो आई हैं, तो ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग आइडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें।
दुनिया के पहला ऐसा नेता कौन बन गया है जिसके यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे? अगर ये आप पढ़े भी नहीं होते तब भी आप आंसर कर ही देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस पाठ्यक्रम के डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया है? तो वो पाठ्यक्रम है एमफिल। एमफिल जो है अब अमान्य घोषित कर दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ट्री एम्बुलेंस योजना का संबंध किस राज्य से है? दिल्ली से है। अभी हाल ही में ट्री एम्बुलेंस योजना के तहत दिल्ली जो है वृक्षों पेड़ों को लगाने का जो अपना टारगेट है वो 1 मिलियन प्लस कर रहा है, तो इसलिए ये चर्चा केंद्र बना हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सरकार भारत ब्रांड के तहत कितने रुपए प्रति किलो पर चावल बेच रही है? तो इसका आंसर है 25 रुपए प्रति किलो। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य या योजनाएं जो चर्चा केंद्र रहती हैं उन्हीं सबसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। फिर हमको लगता है कि ये पर्यावरण का प्रश्न बन गया, ये ज्योग्राफी का प्रश्न बन गया, ये हिस्ट्री का प्रश्न बन गया। तो ऐसे ही जो पॉइंट होते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसे मतलब कि नहीं अब अपने आप को लेके चल पाए हैं कि करंट अफेयर से रिलेट करके हम कैसे ट्रेडिशनल प्रश्नों पे जाएं, तो अभी अभ्यास करने का समय नहीं है, लेकिन आगे के लिए आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? केरल के द्वारा की गई, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। किस भारतीय संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन नामक एक तकनीकी विकसित की है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि भारत सरकार जल पे लगातार काम कर रही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास जो है वो आर्सेनिक और धातु आयनों को पानी से हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकूडा लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया है। केरल का शहर है अलापुझा, वहां पे ये लॉन्च हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी? तो सूरत हवाई अड्डा था ये, इसको आप ध्यान रखे रहिए। चर्चा में रहा चन्ना बरका किसकी प्रजाति है? तो मछली की प्रजाति है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चन्ना बरका जो मछली है इसकी तस्करी जो है पकड़ी गई थी पश्चिम बंगाल में, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा कि मछली की प्रजाति है। और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में देखे भी गए हैं। कुल वैश्विक रत्न आभूषण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 3.5% है, इसको आप ध्यान रखें। हाल ही में भारत को टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। तो TIWB कब लॉन्च हुआ था? ये ऐसा प्रश्न मैंने बनाया है, तो इसका आंसर है जुलाई 2015। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। TIWB क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जो कि जुलाई 2015 में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो केंद्र की प्रमुख नमामि गंगे योजना को लागू करता है, ने किस नदी के रिवर सिटीज अलाइन टाउन इनिशिएटिव के साथ एक सामान्य प्रायोजन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो नदी है मिसिसिपी रिवर सिटी अलायंस। ये आप ध्यान रखेंगे। मिसिसिपी नदी कहां पे है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी का उपयोग करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? ग्राम मंचित्रा ऐप जो है ये पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी के उपयोग के लिए विकसित किया है। आसियान भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 दिन के वेद विज्ञान और संस्कृत महाकुंभ का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ये हरिद्वार में है उत्तराखंड में। वहां पे इन्होंने 3 दिन के वेद विज्ञान और संस्कृत महाकुंभ का उद्घाटन किया है। देखिए अगर आप लोग को लग रहा है कि समय कम है सॉरी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो चला के आप लोग सुन भी सकते हैं। थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या है, तो अगर आप इसके लिए खेद है कि सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने लड़कियों को KG कक्षा से लेकर PG तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है
उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, ये तीनों का जो है संयुक्त समझौता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। हाल ही में अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? ब्लड प्लस। क्या नाम है? ब्लड प्लस। इसको आप ध्यान रखें। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा, फरवरी 2024 में। किस भारतीय एयरलाइन ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है? भारतीय एयरलाइन इंडिगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली एयरलाइन बनी है। ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, भारतीय एयरलाइन इंडिगो। मैं ये कह रहा था कि अगर करंट अफेयर आपको जैसे बार बार रिवीजन करना है, तो अगर आप अपने कमरे पे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो चला के केवल छोड़ देंगे, उसकी स्पीड भी बढ़ा देंगे, तो कई बार जब आप सुन लेंगे ना, तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा और सुनी हुई चीज़ जो है काफ़ी दिनों तक याद रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस जिले में 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह है देवघर, झारखंड में पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में कौन कौन शामिल रहेगा? प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री रहेंगे, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल का नेता रहेगा। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी, या तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति पे हस्ताक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वार्षिक वैश्विक साझेदारी, जिसे हम GPAI के नाम से जानते हैं, शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालिकाओं और सभी आयु की महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना लागू किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें तेलंगाना भी शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए कि महालक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में किस शहर में अब तक के सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वैकॉथन का आयोजन किया गया? तो ये मुंबई है। ऑप्शन में आपको सूरत भी मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखे रहिएगा। मुंबई में हुआ है वन भारत साड़ी वॉकॉथन। भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। पार्वती काली सिंध नदी परियोजना समझौते को लेकर किन राज्यों के मध्य हस्ताक्षर होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया? आसियान किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहे अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? असम से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? वो है नेपाल। ये अंतरराष्ट्रीय न्यूज है लेकिन यहां पे आ गया है, आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में SBM गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो उसका आंसर भी है नई दिल्ली। तो ये बायोगैस सम्मेलन है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद का पहला संस्करण किस नाम से आयोजित किया गया? तो उसका आंसर होगा महासागर। कौन सा बोर्ड या संस्था 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार के अग्रिम श्रेणी, डिवीजन या विशिष्ट पहचान, डिस्टिंक्शन आदि घोषित नहीं करेगी? तो वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि CBSE। अब जो है ये कोई भी श्रेणी, डिवीजन नहीं देगा, नहीं डिस्टिंक्शन देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी अत्याधुनिक तकनीकी पेश की है? तो इसका आंसर है गजराज। भारत में ऊर्जा परिवर्तन को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? गांधीनगर में किया गया। अब चूंकि ये ऊर्जा परिवर्तन वाला सम्मेलन था तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन पुरस्कार विजन 0 2023 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, इसको भी जो है पुरस्कार वाली उसमें होना चाहिए था श्रेणी में, लेकिन यहाँ पे आ गया है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी ग्रामीण परिवारों को जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने की पुष्टि की है? तो वो 9 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं मिलाकर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और ये डेटा जो है जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो वहां पे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया था। किस शहर में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया? तो उस शहर का नाम है गुरुग्राम। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? म्यांमार द्वारा किया गया है। म से मिचोंग, म से म्यांमार, ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में कुष्ठ रोग को एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर होगा उड़ीसा। किस देश का चयन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए किया गया? तो भारत का किया गया है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है। बिहार सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन दक्ष को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2023 का जो शब्द है वो है रिज, इसको आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो गरबा को लिया है, गरबा गुजरात का है, इसको आप ध्यान रखें। हाल ही में भारत सरकार ने केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितने रुपए ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो $25 करोड़, लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है ऋण के तौर पर एग्रीकल्चर क्षेत्र में दे रही है भारत सरकार। किसको दे रही है? केन्या को दे रही है। केन्या जो है अफ्रीका का एक देश है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन हैंडशेक स्थापित किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना बताया है? 6.7% बताया है, ये आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहे आर्यन घाटी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख से है। लद्दाख में आर्यन घाटी है जो कि चर्चा में रहा था उसमें दिसंबर माह में, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले भारतीय कला वस्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, लाल किले में। भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण सामान ले जाने और घुड़सवार गश्त के लिए एक अभिनव साधन के रूप में किस क्षेत्र के बैक्ट्रियन ऊंटों को तैनात किया गया है? किस क्षेत्र में बैक्ट्रियन ऊंटों को तैनात किया गया है? तो पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। ये 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं, इनके कुबड़ जो है वो 2 होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चर्चा में रहा कोपली भ्रंश का संबंध किस क्षेत्र से है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से है। मणिपुर के पश्चिम से भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम का त्रि जंक्शन तक ये फैला हुआ है। तो कोपली भ्रंश कहां पे है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? आईटीसी लिमिटेड बनी है, ये भारत की है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ऑक्सोटाइस टैबलेट का संबंध किस रोग से है? कैंसर रोग से है। इसको साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में होना चाहिए था, ये यहाँ पे है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ऑक्सोटाइस टैबलेट का संबंध किस से है? कैंसर रोग से है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष में। फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि व्यक्ति विशेष के 15 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो हम पहले भी करवा चुके हैं। उसके बाद वाला हम देख लेते हैं। जैसे 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, वो हैं जो कि आज पधार भी चुके हैं राजस्थान में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। वहीं मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है लाल दुहुमा। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो अब देखिए, अगर पॉलिटी का प्रश्न बनाना होगा यहाँ से
तो लिस्ट वन लिस्ट टू में एक तरफ राज्य दे देगा, दूसरी तरफ या तो विधानसभा का क्षेत्र दे देगा, मतलब कि सीटें दे देंगी, या तो लोकसभा की संबंधित सीटें दे देंगे, या तो राज्यपाल जो कौन है वर्तमान का वो दे देगा, या तो विधान परिषद अगर होगा तो उसकी सीटें दे देंगी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है जो कि आपका पॉलिटी का सेक्शन इससे टच होता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो आप लोग को इसको जरूर मतलब कि देखना चाहिए, हमारे मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्यक्ति विशेष में। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया वायुसेना में, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहली महिला अधिकारी जो जल सेना के जहाज आईएनएस त्रिकंड का कमांड करेंगी, लेफ्टिनेंट कमांड प्रेरणा देवस्थी नाम है उनका। पहली भारतीय महिला जिनका चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किया गया, ये नाम है उमा शेखर, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 के निर्णायक पैनल में किस ब्रिटिश भारतीय को शामिल किया गया? तो संगीतकार नितिन शहानी को शामिल किया गया है। हाल ही में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के किस सदस्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया गया? तो उसका नाम है लखबीर सिंह लांडा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय हैं वीटा दानी, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये टीटी से संबंधित है, यानी कि टेबल टेनिस से। हाल ही में किसे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को नियुक्त किया गया है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की ये डीजी बनी है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और शांति नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है हेनरी किसिंजर। बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार ने किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर समीर शाह को नियुक्त किया है, ये भारतीय मूल के हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे सारे के सारे व्यक्ति विशेष थे जो कि 15 दिसंबर के बाद के थे। अब हम 15 दिसंबर के बाद पुरस्कार और सम्मान भी कवर कर लेते हैं। और फिर से बता दे रहा हूं कि उसके पहले का वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। साथ ही बता दें कि यूपी स्पेशल में जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो भी कवर करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो जाके उसको देखिए। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, यूपी स्पेशल अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करिएगा। चलिए 15 दिसंबर के बाद पुरस्कार एवं सम्मान को कवर कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार भारत के किन स्थानों को पुरस्कृत किया गया? श्रेणी में भारत के किन स्थानों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी को, दिल्ली के बीकानेर हाउस को यूनेस्को द्वारा शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को किस देश के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा भूटान। न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज को। ये न्यू होम पुरस्कार जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये रसायन विज्ञान से संबंधित है, प्रोफेसर सविता लाडेज, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय द्वारा किसे प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो को किया गया चंद्रयान 3 मिशन के लिए, इसको आप ध्यान रखें। चंद्रयान 3 मिशन भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जहां पे हमने चंद्रयान 3 के से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया है, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पे आपको मिलेंगे और उन्हीं में से एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पुरस्कार वाले सेगमेंट में, हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? संजीव ने जीता है उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? नीलम शरण गौर, उपन्यास रेज्यूम इन रागा जानकी के लिए। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 किसने जीता? 23 सादिका नवाब शहर, इनका जो उपन्यास था वो था राजदेव की अमराई। ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा, खास तौर से संजीव जिनका उपन्यास है मुझे पहचानो। किस इसरो वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर है VR ललितांबिका। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है।
रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुकृता पॉल कुमार को सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। चर्चा में रही आर्शिया सत्तार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से है। ये क्यों चर्चा में थी? क्योंकि फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से इनको सम्मानित किया गया। तो ये सारे जो है पुरस्कार और सम्मान थे जो कि 15 दिसंबर के बाद के थे। अब हम देखते हैं रिपोर्ट सूचकांक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट समसामयिकी हैं दिसंबर माह से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है हमारे एग्जाम से, और यहाँ पे जब आप देखेंगे प्रश्नों को तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 18 से 21 आयु के वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभा की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना पहले नंबर पे है, केरल दूसरे नंबर पे है। इसको आप ध्यान रखेंगे। 18 से 21 वर्ष की आयु में जो सबसे अधिक रोजगार योग्य प्रतिभा वाला राज्य है वो तेलंगाना शीर्ष पे है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार युवा रोजगार विकास में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? हरियाणा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार संख्यात्मक कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य जो है वो तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर पे है। किसमें? संख्यात्मक कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंग्रेजी दक्षता के विविध भौगोलिक विस्तार को प्रदर्शित करने वाले शीर्ष जो राज्य हैं उसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। देखिए जहां पे यूपी का नाम आएगा वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे कि जैसे संख्यात्मक कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, वहीं अंग्रेजी दक्षता के विविध भौगोलिक विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए में भी यूपी जो है दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कंप्यूटर कौशल में जो अग्रणी राज्य है इसमें भी यूपी दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है और केरल तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो उसका आंसर है म्यांमार। क्या आंसर है? म्यांमार आंसर है, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से प्राप्ति के मामले में शीर्ष स्थान पे है? तो उसका आंसर है भारत। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में जो शीर्ष देशों का क्रम है तो पहले नंबर पे तो भारत है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे फिलीपींस और पांचवें नंबर पे मिस्र है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2010 से 21 के मध्य दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है? 1.19 मिलियन वार्षिक मौतें हुई हैं। ये आपका बताया है WHO। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष देशों का जो क्रम है वो है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और भारत। देखिए डेनमार्क तीसरे स्थान पे है क्योंकि पहले जो 3 स्थान हैं वो रिक्त हैं, क्योंकि जो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है उसको कोई पूरा कर ही नहीं पाया। तो तीसरे नंबर पे डेनमार्क है, चौथे नंबर पे डेनमार्क होगा, पांचवें पे आपका एस्टोनिया है, छठवें पे फिलीपींस है, सातवें पे भारत है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत है उसका स्थान 7वां है। लेकिन अगर केवल शहरों का क्रम आएगा तो उसमें भारत चौथे स्थान पे रहेगा। ये छोटा सा आपका यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा उपग्रह सर्वेक्षणों के आधार पर वर्ष 1990 से 2016 तक के भारत के किस राज्य में तट में सर्वाधिक क्षरण देखा गया है? तो वो तट है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के जितने भी ये समुद्र से सटे हुए एरिया है वहां पे क्षरण सर्वाधिक देखा गया है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा उपग्रह सर्वेक्षणों के आधार पर वर्ष 1990 से 2016 में एकमात्र देश का तटीय राज्य कौन है जहां पे 50% से अधिक समुद्र तट में वृद्धि देखी गई है? तो वो उसका आंसर होगा उड़ीसा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा उपग्रह सर्वेक्षणों के आधार पर वर्ष 1990 से 2016 में कितने प्रतिशत समुद्र तट क्षरण के दौर से गुजर रहा है? तो 34% गुजर रहा है। ये आप ध्यान रखे रहिए। एनसीआरबी के भाग्य और अपराध 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में मामलों के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो वो गिरावट है 4.5% की। देखिए
ऐसे इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो डेटा वाला सेगमेंट है और डेटा वाला सेगमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये सब डेटा जो है लिख लिख के आप लोग याद कर सकते हैं। एनसीआरबी के भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार देश में महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध में शीर्ष शहरों का जो कम क्रम है वो है कोलकाता पहले नंबर पे, पुणे दूसरे नंबर पे और हैदराबाद तीसरे नंबर पे है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी भारत में अपराध 2022, उसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्याओं में 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 4.2% की वृद्धि देखी गई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का जो क्रम है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे, कर्नाटक 4 पे, केरल और तेलंगाना संयुक्त रूप से 5 पे हैं। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, आत्महत्या के संदर्भ में शीर्ष राज्यों का क्रम है। किसकी रिपोर्ट थी? एनसीआरबी की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध वर्ष 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4% की वृद्धि हुई है। अब चूंकि ये महिलाओं के विरुद्ध वाला अपराध है तो ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में वर्ष 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 8.7% की वृद्धि देखी गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखे रहें। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अचीवर्स कोस्टल स्टेट का शीर्ष जो क्रम है वो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, कर्नाटक 3 पे है, तमिलनाडु ये नंबर 4 पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में वो राज्य जो लक्ष्य प्राप्त मतलब कि जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं तटीय राज्य है, कोस्टल स्टेट के बारे में पूछा है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जमीन से घिरे राज्यों यानी कि जो लैंडलॉक हमारे स्टेट हैं उसमें जो राज्यों का शीर्ष क्रम है उसमें हरियाणा नंबर 1 पे है, पंजाब 2 पे है, तेलंगाना 3 पे है, यूपी 4 पे है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रखा है? 6.7% रखा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? उन्नति फाउंडेशन है। इसको आप ध्यान रखे रहिए। फिर से बता दें कि थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, अभी स्वस्थ पूरी तरीके से नहीं हुआ हूं, इसीलिए आवाज और बीच बीच में स्वास्थ्य समस्या संबंधित आवाज जो है अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। क्योंकि हमने कहा था कि दिसंबर का मैं करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगा, तो वो करवा रहा हूं। आप लोग मेरी मेहनत बेकार मत करिएगा, इसको पूरा देखिए और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रश्न देख के समझ ही रहे होंगे। अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है। यह आप ध्यान रखेंगे, कैमलिड्स एक जानवर है और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आ सकता है, अगर आरओ में नहीं आएगा तो पीसेट में आपको ये देखने को बिल्कुल मिलेगा। चर्चा में रहा लामू बंदरगाह का संबंध किस देश से है? केनिया से है। अब केनिया जो है अफ्रीकी देश है, तो लामू बंदरगाह कहां पे है? ये केनिया में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? भूटान से है। भूटान एक जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसी का नाम है ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी। ये दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ रही है। हाल ही में फ्रांस के सर्गी में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तिरुवल्लुवर की किया गया है। कहां पे? फ्रांस में किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब तिरुवल्लुवर से संबंधित जो भी आपका डेटा होगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसका रिवीजन जरूर कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। कतर में आयोजित वाइस 11 सम्मेलन के दौरान किसे प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन को। 28वें सिंध सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? दुबई में किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। चक्रवात जैस्पर के कारण किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था चक्रवात जैस्पर, ये आप ध्यान रखेंगे। मैचोंग का नाम म्यांमार में दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चक्रवात से संबंधित एक प्रश्न आपको एपीएस में भी दिखा था, तो ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं COP28 की। दुबई में आयोजित COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा पेरिस समझौते को लागू करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एम्बिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इंप्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि COP28 हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
दुबई में कॉप 28 जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा कोष आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया? तो उस कोष का नाम है हानि और क्षति कोष। भारत के रिवर सिटी अलायंस से प्रेरित होकर कॉप 28 में 9 देशों ने कौन सा संगठन लॉन्च किया है? तो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस ये लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये 9 देश कौन कौन से हैं? अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कॉप 28 में किस देश ने जीवाश्म सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया है? तो यह है नीदरलैंड। कॉप 28 जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष भारत में कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करवाने का प्रस्ताव रखा? तो वर्ष 2028 में रखा। अच्छा, इससे पहले कॉप कब हुआ था भारत में? अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आप हमारे मतलब कि डेली जो है वीडियो देखते होंगे करंट अफेयर का, जो मैंने दिसंबर तक का प्रोवाइड करवाया है, साथ ही 6-7 जनवरी तक का दिया हुआ है, तो आप लोग को जरूर याद होगा, मैंने वहां पे बताया भी है डिटेल में। कॉप 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने कौन से जलवायु संबंधी निवेश संस्था को $30 अरब देने की घोषणा की है? तो उसका नाम है अल्टेरा। कॉप 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबीर और सऊदी अरब ने तेल और गैस क्षेत्र के लिए समर्पित कौन सा चार्टर जारी किया? ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन, जिसको OGDC चार्टर के नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से? ODGC के नाम से। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। कॉप से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहां पे हमने आपको बना के दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 2023 में वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? सऊदी अरब को प्राप्त हुई है। चर्चा में रहा माउंट मरापी का संबंध ज्वालामुखी किस देश से है? इंडोनेशिया से है। अच्छा, एक बता दें, एक है मरापी और एक है मेरापी, ठीक है, ये दोनों जो है इंडोनेशिया में है। अब इसमें जो मरापी में है, जो मरापी है, ये शायद मतलब कि ये जो आइलैंड है जावा में है और ये सूडा में है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, यहां से भी कंफ्यूजन बन सकता है, तो इसलिए मैंने यहां पे सोचा आप लोग को बता दें कि ये दोनों ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है, बस केवल ए और ई का अंतर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी के संबंध किस देश से है? तो ये भी इंडोनेशिया से है। किस देश ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी? इटली ने की थी। हाल ही में भारत ने किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर उसे $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी जो है इसका आंसर है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक समूह है, समूह का नाम है फिपिक। क्या नाम है? फिपिक ग्रुप जो है ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक ना एक प्रश्न, चाहे वो RO हो या फिर UPPCS हो, यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो फिपिक कंट्रीज में कितने देश हैं, उनका क्रम, उनका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम, उनका पूरब से पश्चिम क्रम, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे देश हैं जिसमें तुवालू आते हैं, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में किस देश के औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? सेशेल्स में की गई, माहेद्वीप में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह की मृत्यु के सम्मान में देश भर में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो वो कुवैत से संबंधित हैं, नवाब अल अहमद अल जबर अल सबाह, ये आप ध्यान रखेंगे। 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पे किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। किस देश ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो वह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और भूमध्य सागर को बंद कर देगा? तो वो है ईरान, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भूमध्य सागर चर्चा में था, लाल सागर चर्चा में था, तो भूमध्य सागर से जितने भी सटे हुए देश हैं उनको आप याद रखिए, लाल सागर से जितने भी सटे हुए देश हैं उनको आप याद रखिए। यहीं सबसे प्रश्न बनेंगे, प्रश्न कहीं और आसमान से नहीं निकल के आएगा। बस क्या होता है कि हम लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करते हैं। किस देश ने घोषणा किया है कि वह उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादकों के संगठन पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से अलग हो रहा है? तो अंगोला जो है अब अलग हो रहा है ओपेक से, इसको आप ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अपने हम साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, ये भी पोर्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नामकरण किसके सम्मान में पिंटोइया टैगोरी रखा है? तो उसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को आलू की फसल पर किस रोग के हमले के प्रति आगाह किया है? तो लेट ब्लाइट रोग है, ये आलू से संबंधित है। अब देखिए आरओ एआरओ में एग्रीकल्चर भी हमारे सिलेबस में है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया था। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का संबंध किस देश से है? तो जापान से है, जिसको हाल ही में चालू किया गया। S&P ग्लोबल के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष बीमा करता कंपनी कौन कौन सी है? एलियांज एसी है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस है और LIC इंडिया है। इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जोम्बिया के किस रोग के प्रकोप पर चिंताजनक डेटा उपलब्ध कराया है? तो जोम्बिया में एक रोग फैला है एंथ्रेक्स। इसको लेकर जो है डब्ल्यू स्वास्थ्य संगठन ने एक डेटा उपलब्ध कराया है। और एथेंस जो है बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रिस के कारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां से विज्ञान के प्रश्न जो है देखे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट के परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पे हुई है? काकरापार में हुई है। चर्चा में रहा समर क्या है? समर एक वायु रक्षा प्रणाली है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसका सफलतापूर्वक अभी जो है प्रक्षेपण किया गया था। हाल ही में अरब सागर के माल्टा ध्वज वाले किस पोत की अपहरण की कोशिश को भारतीय नौसेना ने नाकाम कर दिया? उस पोत का नाम है MV रूवेन। क्या नाम है? MV रूवेन, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। भारत आ रहे कच्चे तेल से भरे किस टैंकर पर लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए ड्रोन की चपेट में आ गया? वहां पे एक लाल सागर से एक भारत जो है कच्चा तेल से भरा हुआ टैंकर आ रहा था, तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है MV साईं बाबा। देखिए एक प्रश्न आया था, मुझे अच्छे से याद है, नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस प्लेन का नाम पूछ लिया था। तो ऐसे नाम जो है ना, MV साईं बाबा, MV रूवेन, तो ये सब आप नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लगातार चर्चा में केंद्र में रहे हैं। अब लाल सागर भी न्यूज में रहा है, तो इससे सटे हुए जितने भी देश हैं आप जो है उनको जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 2014 से 23 की अवधि के दौरान भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए विदेशी और घरेलू उपग्रहों की संख्या कितनी है? 396 जो है ये आपके विदेशी हैं और 70 घरेलू हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप, जिसका नाम है JN1, के तेजी से फैलने के कारण इसे क्या नाम दिया है? तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। ये नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नाटो और किस देश ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर यमनी हमलों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की घोषणा की है? तो नाटो के साथ USA ने किया था इसकी घोषणा। हाल ही में चर्चा में रहा नोमा रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये मुंह और चेहरे से संबंधित है। नोमा रोग जो है ये चेहरे और मुंह पर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को अपनी आधिकारिक सूची में नोमा को शामिल करने की घोषणा भी की थी। किस रोग की वैश्विक रोकथाम के लिए WHO द्वारा R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन को अपनी पूर्व योग टीकों की सूची में जोड़ा गया है? तो मलेरिया को जोड़ा गया है, तो ये वैक्सीन मलेरिया से रिलेटेड है, R21, इसको आप ध्यान रखेंगे। कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? पाट मित्रों लॉन्च किया गया, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। यूनेस्को की प्रिक्स वेसल्स 2023 की हालिया घोषणा में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक भारतीय भी है, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। इसको आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा ब्रह्मा 2D, जिसका फुल फॉर्म है ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमार्फोलॉजिकल एनालाइजर। क्या है? ये जो बड़ी नदियां होती है ना, उनके प्रवाह को मापने का एक गणितीय मॉडल है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी से ही ये जो है इसका नाम जो है ब्रह्मा 2D रखा गया है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 4.7% वार्षिक ऊर्जा उपभोग में वृद्धि के साथ भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसरो ने देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट किस व्हीकल से लॉन्च किया है? PSLV C58 से लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और 1 जनवरी को ही ये इसकी लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चर्चा में रहा मेडटेक मित्र क्या है? तो मेडटेक मित्र जो है केंद्र सरकार की मेडटेक इनोवेटर्स और
एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशन को सशक्त बनाने की एक रणनीति पहल है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है खेल समसामयिकी। तो दिसंबर में खेल समसामयिकी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं करंट अफेयर के व्यू से, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये दिल्ली में हुआ था, तो इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि पहली बार हो रहा है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष टीमें हैं वो हरियाणा है, यूपी दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। और यूपी ने कितने पदक जीते हैं? 62 पदक जीते हैं, जिसमें 25 स्वर्ण है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट विश्व कप जो है ये यूएई में हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? हरियाणा ने जीता, क्योंकि पहली बार हरियाणा जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीत रही है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शेन डॉरिच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो वेस्ट इंडीज की ये खिलाड़ी हैं शेन डॉरिच। T20 क्रिकेट टीम में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं? ऋतुराज गायकवाड़। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है, इसको आप नाम ध्यान रखेंगे। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश ने किया है? आर्मेनिया ने किया है। देश में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल वैश्विक विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अब चूंकि ये पहली बार हो रहा था पुरुष वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लियोन मेसी को किया गया। CCI स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को सम्मानित किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया गेम 2024 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। और इसका जो शुभंकर है वो वीर मंगई वेलु नचियार है। अब इनसे जो है हिस्ट्री का प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, मैं कई बार करवा चुका हूं। इंडियन स्टील प्रीमियर लीग यानी कि ISPL में मुंबई टीम के मालिक कौन है? अमिताभ बच्चन है। इन्होंने मुंबई टीम को खरीदा है, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। और ISPL भारत में पहला टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जो बिके हैं? मिचेल स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हार्दिक सिंह को किया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय गोलकीपर हैं महिला टीम की सविता को, उनको सम्मानित किया गया है। सुपर टैलेंटेड यूरोपियन चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? बोधना शिवानंद ने जीता है, ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा पूरा दिसंबर का, हमने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय भी कवर कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय भी कवर कर लिया है, साथ ही स्पोर्ट साइंस एंड टेक कवर कर लिया है, व्यक्ति विशेष भी कवर कर लिया है, और पुरस्कार एंड अवार्ड भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और थोड़ा सा यहाँ पे स्वास्थ्य समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूं, तो आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। आपने करना कुछ नहीं है, करंट अफेयर हो गया आपका मैथ और रीजनिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर तो प्रीवियस ईयर कर डालिए, यही पर्याप्त होगा आपके लिए विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका हो गया यूपी स्पेशल, और एक सेक्शन, हाँ सेंसस जो है आपका हो गया। ये 5 जो टॉपिक है ना आपके पाठ्यक्रम में, ये आपको 50 से 60 नंबर लेके आएंगे। अब आप सोच लीजिए कि 50 से 60 नंबर जो है बड़े बड़े टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इनसे जो है लाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की सीमा नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और देखे भी जाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देंगे कि यार आसान है तब भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर में क्या है कि हाँ जो फैक्ट है वो है। मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप सॉल्व करेंगे, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है। लेकिन हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये इसमें सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो इन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए इन केवल 5-6 दिनों में, ये आपके लिए ज़्यादा
जो है अच्छा रहेगा। और बाकी उधर तो हिंदी है ही, हिंदी में भी अगर आप 50 कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है 100 के आसपास टोटल ऐसे ही पहुंच पा रहे हैं, और 140 सेफ है एकदम। केवल 40 प्रश्न आपको जो है इन 4-5 पोर्शन से करने होंगे, वो आप इजीली कर जाएंगे। अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो कृपया अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि 15 दिसंबर के पहले वाले जितने भी डेटा हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखें। यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट अलग तैयार है, हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट अलग तैयार है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं और भी करवाए जाएंगे, तो उसको आप लोग जाके जरूर देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते जो आप लोग को थोड़ी दिक्कत हुई तो भैया उसके लिए हमको क्षमा करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।